हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। अब इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे मौर्यन एम्पायर की कहानी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद और भी कितने एम्पायर जो है इस पूरे पीरियड में हमारे आसपास जो है इंडियन का धरती पर जो है हुए हैं। अब 4.2 है द डिवाइन किंग। अब इसी पैरेलल में एक और डायनेस्टी जो है भारत में उभरती है। दीज आर द कुशाना डायनेस्टीज़। पीरियड कितना है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के फर्स्ट सेंचुरी एडी तक। आप ये लोग भी जो है इंडियन नहीं हैं, बेसिकली ये सब भी जो है बाहर से माइग्रेट करके आए हैं जिन्होंने भारत की ज़मीन पर रूल किया था। एक बार जो है इनका मैप देख लेते हैं कि इनका एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो बेसिकली भारतीय इतिहास में ये एक बहुत बड़े इलाके पे ये रूल कर रहे थे। और आप देखोगे जो कुशाना एम्पायर है ये न सिर्फ भारतीय इलाके में है अपितु जो है भारत से बाहर ये जो है सेंट्रल एशिया के भी काफ़ी बड़े हिस्से पर ये रूल कर रहे थे। उससे भी खास बात ये था कि जो चाइना से लेकर के भारत का जो यूरोप से जो ट्रेड हो रहा था ये इस इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर जो है कब्जा किए हुए थे। एक बार फिर से जो है हम ये थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड रूट को देखेंगे और इस पे देखने की कोशिश करें तो उनका जो एम्पायर है वो इस इलाके पे है। ठीक है, इसी को जो है रेशम मार्ग जो है सिल्क रूट कहा जाता है। ये जो ऊपर से जो आपको सड़क दिख रही है यही सिल्क रूट है। तो इस पूरे इलाके पे कुशाना रूल कर रहे हैं और क्योंकि यह दुनिया के ट्रेड की यह लाइफलाइन थी इसके कारण कुशानों के पास को बहुत ज़्यादा इनकम जो है मिली और इस कारण कुशान जो है कई शानदार स्ट्रक्चर्स बनाने में कामयाब रहे और भारत में जो है गोल्ड के सिक्के इनके बहुत सारे मिले और बहुत फेमस रूलर रहे हैं। तो कुशानों का ही जो एक फेमस राजा था कनिष्क। अब इसी कनिष्क की एक स्टैचू मिलती है। ठीक है, एक बड़ी सी जो शानदार स्टैचू मिलती है कहाँ पर, मथुरा में, मथुरा यूपी में। ठीक है, और एडिशनली सिमिलर मूर्ति ही जो है अफ़गानिस्तान में मिलती है। ये जो राजा थे, जो कुशान राजा थे, इन्होंने एक टाइटल जो यूज़ की थी दैट इज़ कॉल्ड देवपुत्रा। इट मीन्स सन ऑफ गॉड। एक्चुअली ये जब भारत में आए तो टोटली भारतीय कल्चर में जो है रंग गए थे। ये थे तो बेसिकली जो है बाहर के, लेकिन इंडिया आने के बाद इंडिया के जो लोकल रिलीजन है उन यहाँ का कल्चर है जो कनिष्क था वो पूरी तरह से बौद्ध हो गया था। तो अब पूरी तरह से उन्होंने जो उनके जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। ठीक है, अगेन जो टाइटल यूज़ कर रहे हैं देवपुत्रा। अब जब आप अशोक से कंपेयर करोगे तो अशोक जो टाइटल यूज़ करता है वो करता है देवप्रिय। ठीक है, देवप्रिय मतलब देवताओं का जो है प्यारा। ठीक है, देवानाम प्रिय जो है पाली में आता है और संस्कृत में आता है देवप्रिय। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, देवताओं का प्यारा अशोक कहते हैं। कुशान क्या कह रहे हैं, देवपुत्र मतलब भगवान का पुत्र है। ये टाइटल उन्होंने यूज़ कहाँ से की, तो बेसिकली माना जाता है ये चाइनीज़ रूलर जो है, जो बेसिकली मंगोल रूलर थे, वो खुद को सन ऑफ हेवन कहते थे। शायद ये वहीं से कॉपी किया हुआ है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी टाइटल जो है कुशान रूलर यूज़ करते हैं। ठीक है, 4th सेंचुरी तक आते आते जो पुराने एम्पायर थे वो ख़त्म होने लगते हैं और एक नया एम्पायर जो है डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड गुप्ता डायनेस्टी। अगेन ये भी जो है मगध को ही बेस लेकर के चलता है। ठीक है, जो गुप्ता डायनेस्टी है भारत का जो है एक गोल्डन एज कहलाता है। क्योंकि इस दौर में लिटरेचर में, बिजनेस में और भी कई मामलों में बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस होती है। लेकिन गुप्ता की जो पावर थी वो बेसिकली सामंतों पे डिपेंड थी। अब क्या ये सामंत सिस्टम क्या है, तो बेसिकली गवर्नमेंट दो तरह की होती है। एक होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सेंटर बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, और जितने भी गवर्नर्स होते हैं वो सेंटर में जो राजा है उसकी मनमर्जी पर डिपेंड होते हैं कि जब मन किया जिसको मन किया उठा के फेंक दिया, जिसको मन करा रखा, जब चाहे जैसे चाहे डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, अब जो सामंत सिस्टम होता है उसमें जो लॉर्ड्स होते हैं, जो सामंत होते हैं, वो बेहद पावरफुल होते हैं और उनको उनकी पावर हेराडिटरी से मिलती है। जो भी सामंत होते हैं, एक सामंत मरेगा उसका बेटा ही सामंत बनेगा और जनरली उनकी जगह चेंज नहीं होती थी। अगेन वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनके पास आर्मी होती थी और राजा ये उम्मीद करता था कि ये सारे सामंत जो है उनको आकर के हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जो सामंत होते हैं उनको काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी मिली हुई थी। तो अब इसका नुकसान क्या था, कई बार क्या होता था जो पावरफुल सामंत होते थे ये राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर देते थे। वो चाहते थे कि साहब जब हम ही इतने पावरफुल है तो हम राजा का ऑर्डर क्यों माने। कई बार होता क्या था कि राजा खुद ही जो है सामंत के सामने सरेंडर कर देता था। तो गुप्ता डायनेस्टी का जो एम्पायर है उसमें सामंत बहुत पावरफुल है, जबकि मौर्यंस में क्या था कि राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने जो है जो उनके अंदर जो गवर्नर्स थे उनको इतनी पावर नहीं दे के रखी थी। ठीक है,
तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर एक छोटा सा जो है आप सोर्स है जो कि पांड्य चीफ सेनगुप्तवन के बारे में है, जब वो जंगल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेनगुप्तवन जो है, जो पांड्य राजा था, उसने क्या किया, कुछ आदिवासी ट्राइब्स को हराया, और उसकी जो स्टोरी है वो सिलप्पाधिकारम, जो कि तमिल की एक बहुत फेमस इपिक है, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो क्या बातें आती है कि जैसे ही वो जंगल जाता है, जंगल के जो लोग जो हैं वो पहाड़ों से उतरकर नीचे आ जाते हैं, चूँकि ये उनको हरा चुका है तो वो लोग नीचे आ जाते हैं, सिंगिंग डांसिंग नाचते गाते हुए आते हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं। तो उन्होंने जीते हुए राजा यानी सेनगुप्तवन के सामने अपना रिस्पेक्ट शो किया। वो बहुत सारा गिफ्ट लेके आए, आइवरी यानी कि हाथी दांत, फ्रैग्रेंट वुड दैट इज़ संदल, वो चंदन की लकड़ी जो थी, डियर की खाल का बना फैन, हनी, सैंडलवुड, रेड ऑर्चर, एंटीमनी, टर्मरिक, कार्डेमन, पेपर, ये इसके साथ ही जो है कोकोनट, मैंगो, मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट्स, ओनियन, शुगर केन, फ्लावर्स, आर्कानट, बनाना, बेबी टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, मंकी, बियर, डियर, मस्क डियर, फॉक्स, पीकॉक, मस्क कैट, वाइल्ड कॉक और स्पीकिंग पैरट, इतनी सारी चीज़ें ले करके वो जो है राजा सेनगुप्तवन के सामने आते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो जिस एरिया पे ये कब्जा कर रहा है वो एक कबीलाई समाज था, ठीक है, बहुत डेवलप नहीं था। इसी कारण जब वो गिफ्ट ले करके आते हैं तो बेसिकली वही सारे गिफ्ट उनके पास होते हैं जो कि जंगल में उनको मिलते हैं, ठीक है। अब स्टोरी किसकी है, तो पांड्य राजा सेनगुप्तवन के बारे में। नावल कौन सा, सिलप्पाधिकारम, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, दैट इज़ तमिल, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी है कि पीपल ये सारे गिफ्ट क्यों लेके आए। सीधी सी बात है, वो डरे हुए थे, राजा ने उनको बुरी तरह से हरा दिया हुआ था, तो ऐसे केस में इस बात का डर था वो सबको जान से मार ना डाले, इसीलिए वो उसको खुश करना चाहते थे, ठीक है। राजा इन चीज़ों का क्या करता, नेचुरली कुछ चीज़ें उसके काम की थी। जो फ्रूट्स थे वो शायद अपने लोगों में बंटवा देता, जो जानवर थे शोपीस में रख सकता था, ठीक है। और जो टर्मरिक, कार्डेमन है, ये शायद उनके लोग जो है यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं, जो गुप्ता रूलर्स कौन हैं, ठीक है। अब गुप्तों की कहानी जो है जानने से पहले उनका भी एक बार मैप जो है देखना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है पूरी कहानी जो है पिक्चर क्लियर नहीं होती, ठीक है। ये गुप्तों का जो है पहला राजा था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, ये उसका एम्पायर है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्तों का सबसे महान राजा था, उसके टाइम तक एम्पायर जो है सबसे ज़्यादा फैला, ये समुद्रगुप्त के पीरियड। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड होता है जिसने जो है इस एरिया पे कब्जा किया था। इस तरह से आप देख सकते हो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे गुप्त डायनेस्टी जो है, सॉरी ये जो है ग्रीन वाला नहीं है, जो ब्लू और स्काई ब्लू है, तो ये जो कलर जो है, जो एरिया दिख रहा है भारत का जो हिस्सा, इतने बड़े एरिया पर गुप्त रूल कर रहे थे, ठीक है। और याद रखिएगा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, गुप्तों का पीरियड जो है इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक। अब गुप्तों का पीरियड जो है वो लिटरेचर, क्वाइंस और कई मामलों में बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उनके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, किन किन चीज़ों से, उनके लिटरेचर से, क्वाइन से, इंस्क्रिप्शन जिनमें प्रशस्ति इंपॉर्टेंट थे। स्पेशली एक जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग कहाँ, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद यूपी, वहाँ पर एक प्रशस्ति मिली है जिस पर समुद्रगुप्त ने अपने बारे में लिखवाया है। राइटर कौन थे, हरिसेना, ठीक, नाम क्या है, हरिसेना, ठीक। हरिसेना किसके बारे में लिखते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ पर जो है गुप्तों के टाइम का जो है फेमस क्वाइन है, सॉरी ये कनिष्क की क्वाइन है, गोल्ड क्वाइन, जो कि राजा कनिष्क ने चलाए थे। कनिष्क कौन, तो ये कुषाण रूलर है, ठीक है, ये कुषाण रूलर है। गुप्तों के क्वाइन पे आगे देखेंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं ज़रूरी नहीं है वो पूरी तरह से सच हों, ठीक है, सीधी सी बात है, राजा ने पैसे दिए हैं तो राइटर वही लिखेगा जिससे राजा को खुशी मिले। तो कुछ चीज़ें उसमें सच भी होती थी, कुछ चीज़ें वो अपने मन से ऐड कर देता था ताकि राजा जो है खुश हो सके। यहाँ पे अगेन वही डिस्क्रिप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, हरिसेना ने, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। क्या कुछ लिखा हुआ है आइए देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ। तो पहली चीज़, वो एक ऐसा राजा था जिसका धरती पे कोई शत्रु ही नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, उसके अंदर बहुत सारे गुण थे और जो है कई सारे अच्छे काम उसने किए। अपने कामों से उसने क्या किया, बाकी सारे राजाओं की महानता को उसने जो है अपने पैरों के नीचे डाल दिया। ही इज़ पुरुषा, वह सबसे बड़ा जो है महान जो है पुरुष था। उस दौर में पुरुष मतलब जो है बहुत ही पावरफुल पर्सन के लिए यूज़ होता था, ठीक है, वह एक पुरुष था, महान पुरुष था। और उसके कारण जो है अच्छाई की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुड बढ़ रही थी और जितनी भी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो रही थी,
ठीक है। वह जो है उसका किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसका जो हृदय है वो दया और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसके मन में गरीबों के प्रति दया थी। वह सैकड़ों हजारों गायें दान करता था। उसके मन में जो है हमेशा जो मिजरेबल हैं, पुअर हैं, फॉरलॉर्न हैं, जो सफरिंग कर रहे हैं, मतलब जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उनके प्रति उनमें जो है बहुत ज़्यादा दया थी। वो उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सोचता था। वह हमेशा जो है काइंडनेस टू मैनकाइंड, वो मानवता की सेवा के बारे में सोचता रहता था। वह जो है कुबेर भगवान की तरह था। कुबेर कौन है? तो वेल्थ ऑफ गॉड, सॉरी गॉड ऑफ वेल्थ, ठीक है। वो धन के देवता, जो उसके पास इतना पैसा था जैसे कि कुबेर के पास होता है। उसके पास जो है वह वरुण की तरह था जो कि समुद्र के देवता है। वह इंद्र की तरह था जो कि जो है बारिश के देवता है। वरुण अगेन विशाल, ठीक है, वो विशालता से कंपेयर कर रहा है। इंद्र बारिश मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मीन्स प्रॉस्पेरिटी। अगेन यम, वह जो है यम की तरह था, गॉड ऑफ द डेथ। क्यों? क्योंकि जो है वो एक महान योद्धा था। तो जो ये कहना चाहता है कवि कि जो भी उसका दुश्मन आएगा तो वो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि वह खुद अपने आप में जो है राजा है, वो एक यम है, यमराज है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो समुद्रगुप्त के बारे में खूब सारा बढ़ा चढ़ा करके लिखा है। नेचुरली राजा के अंदर कुछ बुराइयां भी हो सकती है, बट इस कविता में आपको उसके बारे में एक बुराई नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर हम आपके मुंह पर कहें कि आप ऐसे बुरे हैं, आपके अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, तो नेचुरली आप हमको पैसा नहीं दोगे, और उल्टा पुराने ज़माने के राजा होते वो तो जान से मरवा देते। तो इसीलिए जो है इस तरह की जो है प्रशंसा में ढेर सारी बातें कही जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो मूर्ति है, स्टैचू जो दिख रही है, यह कनिष्क की टूटी हुई मूर्ति है, सर इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसकी ड्रेस है, इससे पता चलता है कि यह कनिष्क रहा है, ठीक है। उनके कॉइन से मैच करा गया। यहाँ पर एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। अ चेंजिंग कंट्री साइड। अब सवाल ये आता है कि कॉमन लोग राजाओं के बारे में क्या सोच रहे थे। दिक्कत यह है कि जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें जो है कॉमन लोगों के बारे में बात नहीं होती, ठीक है। राजा ने लिखवाया। जो रिलीजियस टेक्स्ट मिले हैं वो धर्म की बात करता है और उन राजाओं की बात करता है जिन्होंने डोनेशन दिया। तो कॉमन लोगों के बारे में कैसे पता किया जाए। बट कुछ चीज़ें मिली जिससे कि कॉमन लोगों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दो तरह की कहानियों की किताबें मिलती है। जातक्स, बेसिकली दीज आर द बुद्धिस्ट स्टोरीज़। अब ये कहानियाँ ऐसी कहानी है, जातक स्टोरीज़ में क्या है कि माना जाता है कि बुद्ध ने अलग अलग समय पे अलग अलग जन्म लिए और अलग अलग जन्मों की कहानियाँ कही जाती है। एक्चुअल में था क्या कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए ढेर सारी कहानियाँ क्रिएट किए, ठीक है। इसी को जातक कथा कहा गया। माइथोलॉजी से जोड़ने के लिए कहा गया, यह पूर्व जन्म की कथा है, क्या, जातक। ऐसे ही एक फेमस किताब है पंचतंत्र, आपने पढ़ा भी होगा, विष्णु शर्मा की किताब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली बुक्स में से एक है पंचतंत्र। राइटर कौन? विष्णु शर्मा। कुछ लोग इसको जो है कौटिल्य से भी जोड़ देते हैं कि विष्णुगुप्त और विष्णु शर्मा शायद एक आदमी हो सकते हैं, बट वी रियली डोंट नो कि क्या सच है, ठीक है। तो ये जो दोनों किताबें हैं ये कॉमन लोगों के बारे में बात करती हैं। तो इसके कारण हमको उस दौर की सोसाइटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो जातक हैं, पाली में लिखी गई थी और 1st सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। इसी में एक कहानी आती है गंडा तिंदु जातक की। इसमें क्या होता है, क्या है इसमें स्टोरी में कि एक राजा है, वो सोचता है कि साहब हमारे सामने तो सारे लोग मेरी प्रशंसा ही करते हैं, सब लोग कहते हैं साहब राजा आप महान हो, राजा ऐसे हो वैसे हो, लेकिन वास्तव में जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। तो वो करता क्या है, अपना वेश बदलता है और गांव-गांव घूमना शुरू करता है। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है, आदमियों से मिलता है, किसानों से मिलता है, हर्डर से मिलता है इवन कि जानवरों से मिलता है। और होता क्या है कि जिन किसी से भी मिलता है हर कोई उसे बद्दुआ दे रहा था। कहा कि साहब हमारी लाइफ में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं सब इस राजा के कारण है, वह बहुत घटिया है। कहा कि जो चोर डाकू हैं वो तो रात में लूटने आते हैं, राजा के जो लोग हैं वो तो दिन में जो है हमको लूट के लेके जाते हैं। मतलब जो टैक्स वसूलने वाले हैं वो दिन में टैक्स वसूल के जो है वो दिन के डकैत हैं। मतलब जो चोर हैं वो तो रात को लूटने आते हैं और छिप करके आते हैं। कहा कि जो टैक्स कलेक्टर हैं वो दिन में जो है हमको लूटने आते हैं। एडिशनली एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साहब कि उस दौर में जो है जब लोगों को लगता था कि हम टैक्स नहीं चुका पाएंगे तो वो लोग गांव छोड़ करके जंगल भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि जो है ठीक है तुम मेरा झोपड़ा कब्जा कर लो, तुम मेरे खेत कब्जा कर लो, क्योंकि उनको लगता था कि टैक्स इतना ज़्यादा है कि इतना टैक्स तो हम पे ही नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि गांव छोड़ के भाग जाओ, जंगल में चले जाएंगे, वहाँ जाकर के फिर से अपनी घर गृहस्थी बसाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से पता चलता है कि कॉमन लोग राजाओं से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे।
सीधी सी बात है, राजा जो है दिन भर जो है अक्सर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते थे और उसके लिए उनको चाहिए था पैसा। ठीक है, सीधी सी बात है, पावर बढ़ेगी फ़ौज से, फ़ौज को चाहिए सैलरी, तो सैलरी कहाँ से आएगी? जब टैक्स बढ़ेगा। तो राजा का जो मेन मोटिव होता था टैक्स बढ़े, और सीधी सी बात है जब किसानों के लिए दे पाना मुश्किल नहीं था, और इसी कारण लोग जो है भाग जाते थे। अगेन जब राजा लोग का युद्ध होता था तो उसमें भी जो किसानों की फसल बर्बाद होती थी, तो इसीलिए जो है जैसा कि स्टोरी बताती है कि लोग शायद जो है राजाओं से उतने खुश नहीं थे, और कई बार जब टैक्स नहीं चुका पाते थे तो वो घर छोड़ करके भाग जाते थे। ठीक है, आप सुदर्शन ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात, गुजरात में एक जगह है गिरनार, ठीक है, जहाँ पर एक फेमस लेक बना। ठीक, अब ये गिरनार को भी खोज लिया जाए कि गिरनार जो है कहाँ पे। इस मैप में नहीं है तो गुजरात में ही, एक बार जो है इसको देख लेते हैं। ये हो गया गिरनार। ठीक है, इस गिरनार में एक फेमस लेक बना था, ठीक है, जो कि जनता की भलाई के लिए था। अब इसकी कहानी क्या है, कैसे पता चला? ठीक, और ये जो है एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसको बनाया गया था। इसके बारे में एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि 2nd सेंचुरी जो है AD में मिलता है। याद रखिए BC नहीं है, AD है। किसके बारे में है, किसने बनवाया था? राजा रुद्रदामन। ये एक शक रूलर थे, रुद्रदामन, याद रखिए, भले ही विदेशी थे। आप देखोगे इनका नाम जो है रुद्रदामन प्योर जो है इंडियन नाम है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडियन कल्चर में ढल गए थे। अब ये लेक जो है क्या कहता है कि यह जो लेक इंस्क्रिप्शन बताता है कि साहब यह जो लेक है, इसके एम्बैंकमेंट, वाटर चैनल्स, ये जो है किसी ज़माने में मौर्य राजाओं ने बनाए थे। मौर्य राजा का कोई लोकल गवर्नर था, उसने बनाया था। मौर्य राजाओं का पीरियड क्या है? तो ये इनका पीरियड है 300 BC। ठीक है, तो 300 BC में जो है पहली बार मौर्य राजाओं ने इस लेक को बनाया था। उसके बाद जो है बाद में जो है एक स्टॉर्म आता है जिसमें ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। मीन्स जो एम्बैंकमेंट था सारा कुछ टूट गया और जब पानी इधर उधर बह गया। उसके बाद रुद्रदामन ने इसको फिर से रिपेयर कराया। रुद्रदामन का पीरियड क्या है? 2nd सेंचुरी BC। ठीक है, 2nd सेंचुरी AD। ठीक, रुद्रदामन। उसके बाद जो है ये फिर समय के साथ ये टूटता है और 5th सेंचुरी में इसको फिर से रिपेयर किया जाता है गुप्ता डायनेस्टी द्वारा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, एक और राजा के बारे में लोगों की छवि अच्छी नहीं थी, एट द सेम टाइम राजा लोग कुछ अच्छे काम भी करते थे। जैसे कि यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलता है कि एक बड़ा सा आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर बनाया गया, ना सिर्फ बनाया गया बल्कि उसको बार बार मेंटेन भी किया गया। और आप देख सकते हो कि पहली बार या 300 BC में बनता है। ठीक है, 300 BC में बनता है, फिर बीच में टूटता है, फिर 200 जो है AD में रिपेयर होता है, और फिर जो है 300 AD में फिर 500 AD में फिर रिपेयर होता है। ठीक है, और बीच बीच में और भी कितनी बार ये रिपेयर होता रहा होगा। तो इस तरह से राजाओं के बारे में सब लोग बुराई नहीं सोचते थे, राजा लोग अच्छे काम भी करते थे। स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए राजाओं ने क्या काम किया? जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि राजा लोग हमेशा कोशिश में थे अपनी पावर बढ़ाया जाए। तो पावर के लिए क्या चाहिए था? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से। ठीक है, ट्रेड पर अभी फोकस था, बट ट्रेड से ज़्यादा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी एग्रीकल्चर ही थी। तो पहली चीज़ उन्होंने ये कोशिश की कि जो भी आलुवियल एरिया है, मेन जो रिवर के पास का इलाका है, उस पर कब्जा हो। जैसे कि नॉर्थ में गंगा प्लेन पर सबसे ज़्यादा डिमांड थी और साउथ में कावेरी रिवर पर सबसे ज़्यादा जो है उनका फोकस था। गंगा रिवर आप देख सकते हैं, ये जो है यूपी बिहार के आसपास का जो बेल्ट है सबसे फर्टाइल रिवर है, और ये साउथ का ये इलाका जहाँ पर चोला डायनेस्टी डेवलप होती है, यहाँ पे कावेरी रिवर। ठीक है, तो इस तरह से जो है नदियों के जो फर्टाइल लैंड है उस पर उस ज़मीन पर जो है राजा ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग, उन्होंने आयरन टिप प्लाऊ यूज़ करना शुरू किया। लकड़ी के प्लाऊ की जगह आयरन का प्लाऊ यूज़ करना शुरू किया। इससे क्या है कि ज़मीन की गहराई बढ़ गई, ज़मीन में जो गड्ढे खोदे आते थे वो बैग गहरा हो गया, पानी ज़्यादा टिक पाया, और इसके कारण क्या, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ गई, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, एडिशनली एक और जो सबसे शानदार काम हुआ वो हुआ ट्रांसप्लांटेशन का। ठीक है, अब ये ट्रांसप्लांटेशन क्या है? आप देखोगे कि जब भी चावल की खेती होती है तो एक साथ पूरे खेत में जो है फसल नहीं लगाई जाती। पहले एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक है, उसमें खूब सारा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद जो भी जो चावल के जो सीड्स होते हैं वो इस इलाके में पूरे घने भर दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत घना भर दिया गया। उसके बाद जब जो है, चूँकि छोटे से इलाके को मैनेज करना बहुत आसान होता है, वहाँ पे खूब सारा पानी डाला जा सकता है। फिर प्लांट जब थोड़े देर बड़े हो जाते हैं उसके बाद इस सब को उखाड़ करके फिर दूर दूर जो है यहाँ लगा दिया जाता है।
इस तरह से जो प्लांट्स के जो सर्वाइव करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। प्लांट ज़्यादा जिंदा रहते हैं। जैसे आप देखते हो कि छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, बट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको केयर की कम ज़रूरत होती है। तो ट्रांसप्लांटेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि पहले एक छोटे इलाके में नर्सरी बना करके बहुत अच्छे से जो है छोटे छोटे प्लांट्स की केयर की, ठीक है। फिर बाद में जब थोड़े बड़े हो गए तो फिर इनको दूर दूर तक इनको फिर से जो है ट्रांसप्लांट किया गया। चूँकि इसका 2 बार प्लांटेशन होता है, दैट्स वाई इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो इस तरह से जो पैडी यानी कि जो धान का जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ उसके कारण भी जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। तो 3 बड़ी चीज़, उन्होंने फर्टाइल लैंड एक्वायर की, ठीक है। दूसरी चीज़ आयरन का प्लाऊ यूज़ करना शुरू किया। तीसरी चीज़ जो है उन्होंने राइस का ट्रांसप्लांटेशन शुरू किया। एडिशनली पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटे गए ताकि जो है खेती और ज़्यादा जो है एरिया बढ़ती जाए। मतलब अब एग्रीकल्चर बढ़ा तो नेचुरली जो है इनकम बढ़ेगी। लेकिन कुछ इलाके जो कि सेमी एरिड थे, ठीक है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, आज तो पंजाब काफ़ी फर्टाइल हो चुका है, उसमें अच्छी अच्छी कैनाल्स निकाली जा चुकी है। बेसिकली एक इंदिरा कैनाल निकाली गई थी, ठीक है। तो वो 20वीं सेंचुरी तक जो है पुराने टेक्निक ही यूज़ करते रहे क्योंकि उनकी ज़मीन उतनी अच्छी थी नहीं। इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो हिल ट्रैक्स हैं वहाँ पर जो है झूम कल्टीवेशन चलती ही रही, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बट जो मेन इंडिया का पार्ट है, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे से ग्रो किया और ये एरिया जो है बहुत तेज़ी से डेवलप करता गया। इसी तरह से इरिगेशन टेक्निक्स को भी उन्होंने डेवलप किया। जैसे जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी इससे खूब सारे कैनाल्स निकाले गए, ठीक है। इस कैनाल से पानी जो है दूर दराज के खेतों तक पहुँचाया गया और इसके कारण जो है प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया, ठीक है। तो इस तरह से राजा लोग जो है इस इरिगेशन वर्क पर खूब ध्यान देते थे क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट था। जितना ज़्यादा जो है इरिगेशन होगा उतना ज़्यादा उनकी कमाई होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा। जितना ज़्यादा टैक्स मिलेगा राजा की आर्मी बढ़ेगी, राजा की आर्मी बढ़ेगी तो राजा का एम्पायर और बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें पता चलती है। एक और छोटा सा डिस्क्रिप्शन है मनुस्मृति के बारे में। अब ये मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति जो है हिंदुओं का सबसे जो है इम्पॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट है जो कि जो है संस्कृत में लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE तक, ठीक है, BC से लेकर AD तक 400 साल तक जो है इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस चीज़ें ऐड और जो है माइनस होती रही है। अब इस मनुस्मृति में क्या कुछ कहा गया है? मनुस्मृति बेसिकली लीगल चीज़ें, तो सोसाइटी को जो है को रेगुलेट करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे वो इसमें दिए गए थे। कभी मौका मिले पढ़ना ज़रूर। उस दौर की सोसाइटी को समझने के लिए ना लीगल टेक्स्ट जो है बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि क्राइम का स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये जानने के लिए लीगल बुक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें जो है बाउंड्रीज़ के बारे में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही है कि हर एक जगह की बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। आज भी जो है आप देखोगे कि ज़मीन को लेकर के खूब सारे झगड़े होते हैं और हमेशा जो है इस बात के लिए रहता नहीं तुमने मेरी ज़मीन कब्जा कर ली और या जो है तुमने अपनी ज़मीन को बढ़ा लिया। तो वही जो है मनु कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो झगड़े होते हैं वो बाउंड्री के इग्नोरेंस के कारण है। कहा कि पता ही नहीं चलता कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। तो इसलिए हमें जो है अब एक साफ जो है बाउंड्री मार्कर्स बनाना चाहिए और ये मार्कर ज़मीन के अंदर दबा देने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी मार्कर हैं वो ज़मीन के ऊपर नहीं होने चाहिए, ये ज़मीन के अंदर होने चाहिए। क्यों? सवाल यह है कि ज़मीन की उस दौर में ज़मीन के प्लॉट्स बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरे इलाके को जा करके देखते रहें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऊपर कोई बाउंड्री करोगे तो लोग करेंगे क्या? उस बाउंड्री को तोड़ देंगे और बाउंड्री को खिसका करके इधर से उधर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मनु सजेस्ट करते हैं कि जो भी आप बाउंड्री के जो मार्क बनाओगे वो ज़मीन के अंदर डाल दोगे, मीन्स गड्ढा खोदिए उसके अंदर भर दीजिए। क्या क्या चीज़ें भरने की बात करते हैं? तो वो कहते हैं स्टोन्स, ठीक है, बोन्स, काउ हेयर, चाफ, भूसा, राख, पोस्ट हर्ड, ठीक है, जानवरों का गोबर, फिर जो है ब्रिक्स, कोल, पेबल्स, पोस्ट हर्ड्स मतलब जो है पॉट्स हर्ड मतलब जो बर्तन के टुकड़े, पेबल्स, सैंड का, इस तरह की चीज़ें जो कि जो है ख़राब ना हो, जो कि नष्ट ना हो ज़मीन के अंदर दब करके। ज़मीन में जो जहाँ कहीं भी आपके खेत का बॉर्डर है, कहा कि जहाँ कहीं भी आपका बॉर्डर है वहाँ पर गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोद करके इन सारी चीज़ों को रख दीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि नष्ट नहीं होंगी। तो ऊपर से जो है ऐसे केस में कोई अगर बॉर्डर यहाँ खिसका भी देता है तो आप जो है इस जगह पर खुदाई करके दिखा सकते हो कि देखो साहब यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी है जो कि मैंने डाली थी और ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा बॉर्डर यहाँ तक है।
तो उन्होंने कहा कि जो है कि अब जो भी जो है बॉर्डर बना रहा है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ज़मीन के अंदर उन्हीं चीज़ों को दबाया जाए जो कि ख़राब ना हो, और ये सारे मार्कर हिडन होने चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से दिखेंगे तो लोग जो है चीज़ों को गड़बड़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि उस ज़माने में भी जो है लोग फ्रॉडगिरी करते थे, दूसरे की ज़मीनें कब्जा करने में इंटरेस्ट लेते थे। डिफरेंसेज इन रूरल सोसाइटी, गांव के इलाकों में डिफरेंसेज कैसे पता किए जाए, उस दौर में सोसाइटी में डिफरेंसेस था, कैसे पता चलता है। तो बेसिकली जो पुराने दौर की जो स्टोरीज़ हैं उन स्टोरीज़ में अलग अलग तरह के नाम मिलते हैं। स्पेशली जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जातक कथा है, उससे कई सारे टर्म मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग थे। एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, लैंडलेस पीपल थे, स्मॉल पीजेंट थे, कुछ बड़े लैंड ओनर्स थे। इसी में एक टर्म आता है गृहपति। ठीक है, गह क्या है? तो बेसिकली दिस इज गृह, गृहपति। गृह का मतलब क्या होता है? होम। ठीक है, घर, तो घर का मालिक। तो ये जो है किसके किसके लिए यूज़ होता है? तो जो स्मॉल पीजेंट है और जो बड़े जो है लैंड होल्डर्स हैं, दोनों के लिए जो है गृहपति यूज़ किया हुआ है। बट जनरली जो है बड़े लैंड होल्डर्स के लिए जो है गृहपति टर्म जो है यूज़ हुआ है। जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे इन्हीं को गांव का मुखिया बना दिया जाता था, और ये जनरली हेराडिटी में होते थे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है यही गांव के मालिक बनते रहते थे। इनके पास मल्टीपल काम था, पूरे गांव को कंट्रोल कीजिए, वहाँ के आप जज भी हैं, वहाँ के पुलिस भी हैं, और लोगों से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को भेजने वाले भी आप ही होते थे। ठीक है, ये तो नॉर्थ इंडिया में गृहपति हैं। तमिल लिटरेचर जो है 3 अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जो याद रखिए साउथ इंडिया की बात हो रही है। लार्ज लैंड ओनर, इनके लिए वेल्लालार है। छोटे लैंड ओनर, दीज आर उझावर, और जो स्लेव्स हैं अदीमई। याद रखिएगा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं दीज आर वेल्लालार। ठीक है, जो छोटे किसान हैं उझावर, और जो स्लेव्स हैं अदीमई। तो इस तरह से जो है तमिल सोसाइटी में भी जो हम देखते हैं कि सोशल डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस किस बेस पर डिसाइड होते थे? तो कितना लैंड है, लेबर है। ठीक है, इसके कारण भी सोसाइटी में डिफरेंसेस आने लगे थे। ठीक है, अब आता है गृहपति। गृहपति के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है? तो गृहपति कौन है? तो बेसिकली वह जो है एक घर का मालिक है, नाम ही बताया था गृहपति, घर का मालिक। उसके कंट्रोल में कौन कौन था? उसकी वाइफ्स, बच्चे, स्लेव्स, वर्कर्स जो कि उसके घर में रहते थे। एडिशनली उसकी पूरी ज़मीन पर जो भी रिसोर्सेज हैं, लैंड, एनिमल्स, बाकी सारी चीज़ें जो कि घर से जुड़ी हैं, वो सब उसका होता था। ठीक है, तो कई बार जो है ये जो टर्म गृहपति है ये व्यक्ति के स्टेटस को दिखाता था, जो कि जो है अर्बन एलिट्स थे या फिर जो रिच लोग थे उनके लिए भी गृहपति वर्ड जो है यूज़ हुआ है। ठीक है, लैंड ग्रांट्स ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।